बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CSS FPSC के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ FPSC डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विच इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस वीडियो में मैंने CPEC से रिलेटेड हर एंगल को डिस्कस कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लें और इसके नोट्स बना लें तो आपको किसी भी और सोर्स को जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी टैली करने की। सिर्फ करंट उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट चल रहे हैं उनको आपने सिर्फ देखना है, बाकी जो आपकी हिस्ट्री और बाकी एंगल्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपने ये समझना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक रीजनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि ईरान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रीजन को जो है वो आपस में मिलाएगा और इसके लिए बेनिफिट्स हैं इनके लिए। इसके अंदर जो है इम्प्रूव किया जाएगा रेल, रोड और एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, और पीपल टू पीपल कनेक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा थ्रू एकेडमिक, कल्चर और रीजनल नॉलेज। उसके बाद जो है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ ट्रेड और बिजनेस को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा। इट इज़ अ विन विन मॉडल फॉर ऑल द regional countries. China Pakistan economic corridor is a journey toward economic regionalization. इसके अंदर जो है इम्प्रूव किया जाएगा लाइफ्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना बाय बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर प्रमोट किया जाएगा बायलैटरल कनेक्टिविटी को, कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा, एक्सप्लोर किए जाएंगे पोटेंशियल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। इसके अंदर जो सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होंगे वो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट के होंगे, IT सिस्टम इंक्लूडिंग रेल, रोड, पोर्ट, एयर, डाटा एंड कम्युनिकेशन चैनल्स। एनर्जी कॉर्पोरेशन होगी जिसके अंदर एनर्जी के बहुत से प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, स्पेशल लेआउट, फंक्शनल जोन्स, इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसके अंदर पॉवर्टी एलिवेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, वाटर सप्लाई एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। टूरिज़म कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन होगा, कॉपरेशन इन लाइवलीहुड एरियाज़ होंगे, फाइनेंशियल कॉपरेशन होगी जो कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दी जाएगी, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी। उसके अंदर जो आपने हर टॉपिक को कवर करना है वो है CPEC की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान को CPEC एशियन टाइगर बना सकता है, CPEC के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, CPEC इज़ अ डेट ट्रैप, इसका क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा आपको, CPEC के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या इशूज़ हैं, और इसके अंदर आगे हम जो लास्ट पे हैं वे फॉरवर्ड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेजेस को। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टार्ट किया गया था 2015 में, जो कि एंड हुआ 2019 के अंदर। इसके अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स शामिल थे क्योंकि पाकिस्तान जो है एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा था, तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए गए, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए गए ताकि जो है वो ट्रेड को ईजिली जो है वो कम्प्लीट किया जा सके। सेकेंड फेज़ जो कि करंट जो है वो स्टार्ट है 2019 से 2025 तक, इसके अंदर मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। थर्ड फेज़ और फाइनल फेज़ जो है वो 2025 और से लेकर 2030 तक जो है वो चलेगा। उसके बाद अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास चाइना ने सिल्क ट्रेड रूट को रिवाइव करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जो कि विजन है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, जो कि 2013 में इन्होंने स्टार्ट किया था। US की पिवट साउथ एशिया पॉलिसी के रिज़ल्ट के अंदर चाइना ने इसको स्टार्ट किया क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर US का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा था और ट्रेड के लिए चाइना को जो है वो डिफरेंट रूट्स की ज़रूरत थी। उसी के अंदर जो है CPEC जो है पाकिस्तान का CPEC जो है वो चाइना को शॉर्टेस्ट रूट देता है ट्रेड करने के लिए चाइना से इंडियन ओशन तक जाने के लिए। इसके अंदर जो टोटल ऑलमोस्ट जो है वो 124 कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हैं। इसका टोटल बजट जो है 1 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन तक है, और इसके अंदर चाइनीज़ का जो है रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उसने जो है वो इस BRI प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। इसके अंदर जो है CPEC जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और चाइना की पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से जो है वो CPEC जो है वो पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है। अब पाकिस्तान ने CPEC को क्यों ज्वाइन किया या BRI को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र आया है इसी टाइम के अंदर जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, और पाकिस्तान जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कम करना चाहता था US से, तो उसने जो है वो USA से और अपनी जो सिक्योरिटी डायलेमा है उससे निकलने के लिए, इकोनॉमिक शिफ्ट के लिए उसने जो है वो CPEC को ज्वाइन किया। इसके बहुत से इम्पैक्ट होंगे इकोनॉमिक के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे इसके ऊपर। जब पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव होगी तो उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी, और उसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर आएगी। यहाँ पर हम जो है मैप शो किया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का।
इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो है वो शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा चाइना को इंडियन ओशन तक मिलने के लिए, और उससे ट्रेड रूट जो है वो बहुत से आसान हो जाएंगे चाइना के लिए। यहाँ पर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट्स हैं और मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है। यहाँ पर इसके कुछ फिगर्स हैं। 4.6 बिलियन जो है पॉपुलेशन इसके अंदर BRI प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होगी, जिसको जो कि पूरी टोटल जो है 61% ऑफ वर्ल्ड का बनता है। 29 ट्रिलियन डॉलर की GDP टोटल इन्वॉल्व होगी कंट्रीज़ की। 6 ट्रिलियन जो है वो ट्रेड हो चुकी है पाकिस्तान और चाइना और BRI के प्रोजेक्ट्स के अंदर के कंट्रीज़ के अंदर। 26 ट्रिलियन जो एस्टिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं वो टोटल इसके अंदर जो हैं वो कवर होंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो हैं इसको डिवाइड किया गया है 3 जो हैं रूट्स में। एक ईस्टर्न रूट है, एक वेस्टर्न रूट है और एक सेंट्रल रूट है। ईस्टर्न रूट के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, जो कि बाद में मिल जाएगा गवादर से। उसके बाद वेस्टर्न रूट जो है वो GB से स्टार्ट होगा, DI खान से होता हुआ गवादर तक पहुँचेगा, और सेंट्रल रूट भी इसी के अंदर जो है वो बाद में इंक्लूड किया गया था। चाइना में ये कहाँ से स्टार्ट होगा? काशगर से स्टार्ट हुआ खुंजराब पास तक आएगा और खुंजराब पास से जो है वो आगे मुख्तलिफ रूट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो वेस्टर्न अलाइनमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके अंदर जो है ये मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये चल रही हैं, जिसको जो कि कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ अभी पाइपलाइन के अंदर हैं, जिनमें मेनली जो है वो हकला DI खान है, DI खान यारिक जो कि ज़ोब तक जाएगा, ज़ोब से कोयटा तक है और कोयटा से खुजदार तक है। ये टोटल 660 किलोमीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए जा चुके हैं। उसके बाद हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस CPEC की हमारे पास वो है। पहले स्टार्ट में जो है इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो टोटल $40 बिलियन थी, जिसको बढ़ा के $62 बिलियन तक कर दिया गया है। इसके अंदर जो है वो चाइना जो है ट्रांसफ़र करेगा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को और नॉलेज एंड स्किल्स को, जो कि चाइनीज़ इंजीनियर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आकर काम करेंगे और पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ काम करेंगे तो उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। और लार्जेस्ट बायलैटरल प्रोजेक्ट है ये किसी भी कंट्री के साथ पाकिस्तान का। एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके अंदर कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और ट्रांसमिशन लाइन जो है HVDC उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा और बनाया जाएगा। अगर हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ जाएं तो चाइना हब कोल पावर प्रोजेक्ट है, एंग्रो पावर जनरेशन थर प्रोजेक्ट है, HVDC ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 1980 मेगावाट्स की है, थर ब्लॉक 1 प्रोजेक्ट है और सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जितनी भी इनकी जो है वो जनरेशन है वो यहाँ पर मैंशनड है। टोटल जो है ये हमारे पास 3340 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भी करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गया, थर एनर्जी लिमिटेड आ गया, थर नोवल आ गया, नोवा गवादर कोल पावर प्रोजेक्ट आ गया, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गया और आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गया। आपने पेपर में इसके अंदर जो है वो 3 या 4 आपको जितने याद रह गए आपने मेंशन कर देने। एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बाद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जिनके अंदर मोटरवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, जो कि 7 मेजर रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। ऑरेंज मेट्रो लाइन है, कराची सर्कुलर रेलवे है, इसी तरह कोयटा और पेशावर के अंदर भी स्टार्ट किया गया है। ड्राई पोर्ट्स को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा, बनाया जाएगा। रीवैम्पिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ML1 जो कि कराची से पेशावर तक आएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी अंडर प्रोसेस है, और इसके अंदर अंडरपास और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो कि हादसात से बचने के लिए जो है वो बनाया जाएगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएँ तो हवेलियाँ थाकोट प्रोजेक्ट है, मुल्तान सखर प्रोजेक्ट है जिसको M5 कहते हैं, हकला DI खान जो कि बना चुके हैं, इनागोरेट हो चुका है, M14 है, खुजदार बैस्मा प्रोजेक्ट है, N30 है और N10 ईस्ट बे एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है। इसकी जितने भी लेंथ है और जो इसकी जो टोटल लेंथ है 498 किलोमीटर्स है, और इसकी जो है करंट सिनेरियो में 440 किलोमीटर है। ये टोटल ऐड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है CPEC के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर टोटल 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें 4 जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर जो है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है वो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर वर्ल्ड की कोई भी जो कंपनी है उन सबको इन्विटेशंस दिए गए हैं कि वो आके अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। इससे जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का लेवल जो है वो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हो जाएगा और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अंदर जो 4 स्टार्ट हो चुके हैं वो रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और बोस्टन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसके जो है ये कितने जो है एकड़्स के ऊपर जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया है और कब कब स्टार्ट किया गया है ये यहाँ पर मेंशन है।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि वर्ल्ड से जो है वो जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो है वो डोमेस्टिक लेबर को यूज़ किया जाएगा और डोमेस्टिक रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर जो है इन्हेंस होगी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा जो कि चाइना करेगा, और दूसरी भी जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ की जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर जाके जब इन्वेस्ट करती हैं या फिर कोई अपनी इंडस्ट्री लगाती हैं तो टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पर जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इम्प्रूव किया जाएगा, लोकल रॉ मटेरियल और वर्कफोर्स को यूज़ किया जाएगा, और हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स का रोल जो है यहाँ पर बहुत क्रूशल है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर लगाई जा रही हैं उनके अंदर जो जितनी भी हैवी मशीनरी है वो चाइना से इंपोर्ट की जा रही है। अगर जो है हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स जो है वो मशीनरी बना ले तो हमें चाइना से जो है वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी मशीनरी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो करंटली है वो 8 लाख जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है लोगों को, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 8 लाख से 15 लाख तक है। और इसके अंदर जो है बहुत से टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाएंगे ताकि जो है वो स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव किए जा सकें पाकिस्तान के लोगों के। प्रमोशन ऑफ टूरिज़म होगा जब पाकिस्तान की अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी स्टेबिलिटी होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो पाकिस्तान में टूरिज़म जो है वो प्रमोट हो जाएगा। उसके लिए भी प्रमोशन के लिए भी और मारा, कैटी बंदर, सोन मियानी जो बीचेज़ हैं उनको बनाया गया है, बहुत से सिटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं, गवादर की सिटी को पूरा प्लान किया गया है, क्रूजेज, थिएटर्स, गोल्फ क्लब्स और होटल्स बनाए जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट लाइन भी सीपैक के अंडर प्रोजेक्ट है, और वीज़ा फ्री टूरिज़म होगा चाइनीज़ के लिए। एग्रीकल्चर अपलिफ्ट के अंदर जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाई जा रही हैं, वेयर हाउसेज बनाए जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र बनाए जा रहे हैं, लाइफ स्टॉक बनाया जा रहा है, और मिल्क एंड मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो मेन मकसद है चाइना का एग्रीकल्चर अपलिफ्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, उसमें चाइना के जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसके लिए चाइना को जो है वो बहुत सी ज़रूरत है, बहुत से और जो हैं वो चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए जो है वो चाइना जो है वो सीपैक के थ्रू जो है वो सारे जो है वो ट्रेड रूट्स बना रहा है ताकि जो है वो उसकी जो नेक्स्ट डिमांड है जो इंक्रीज़ हो चुकी है उसको वो पूरा कर सके। इसके अंदर जो है वो कॉपरेशन एम्ड एट मैकेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, कॉपरेट फार्मिंग को जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर उसको रिसर्च के थ्रू जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा। अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर आ जाएं सीपैक के, तो ये हमारे पास पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ट्राई जंक्शन के ऊपर है, साउथ एशिया के, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके, और साउथ वेस्ट एशिया के। इस वजह से जो है सीपैक को हमारे पास रीजनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अगर हम इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के ऊपर आएँ तो इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत से टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, ऑटोमोबाइल्स के जो यूनिट्स हैं वो लगाए गए हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आईटी एंड ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट है जो कि खुंजरात से इस्लामाबाद तक लगा दिया गया है। सबमरीन स्टेशन जो कि गवादर टू सखर बनाया गया है, और सेफ सिटी प्लान्स भी इसके अंदर शामिल हैं। अगर हम कुछ इसके अलहदा से इसके जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर टॉपिक के ऊपर बात करें तो हमारे पास फाइनेंशियल कोऑपरेशन इन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा था, अभी भी गुजर रहा है, तो सीपैक की वजह से जो है ये भी स्टेबिलिटी आने का भी उम्मीद है। चाइनीज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मॉडल जो कि चाइना ने अपने कंट्री के अंदर जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मॉडल जो है वो पेश किया है या लगाया है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक बूम उसके चाइना के अंदर आ गया है, उसको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की प्रोजेक्टेड है 8 to 10% अगर जो है पाकिस्तान सीपैक को अच्छे तरीके से यूज़ करे तो। कम्युनिकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको लगाया जाएगा, डिजिटलाइजेशन, जिस तरह बैंकिंग सिस्टम को डिजिटलाइज किया गया है और वीज़ा सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है, FBR के सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है, ये सारे जो हैं ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्राम चाइना जो है इसकी वजह से हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चाइना और पाकिस्तान के दरमियान भी होंगे, और दूसरी कंट्री जो भी सीपैक का या फिर BRI का प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहेंगी उनके दरमियान भी होगा। बैंकिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस बॉर्डर, जो चाइना के बैंक हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर रहे हैं, और HBL जो है वो चाइना के अंदर अपने ब्रांचेस स्टार्ट कर चुका है। अगर हम साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएं तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक्सपेंशन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है रास्त जिस तरह स्टार्ट हो चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी जिसके अंदर सर्विस सपोर्ट सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे।
गवादर को जो है वो मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सीपैक के थ्रू, क्योंकि गवादर जो है वो मेन हब है। इसके अंदर न्यू गवादर एयरपोर्ट बनाया जाएगा जिसके अंदर $230 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट है। 26% कंप्लीट हो चुका है। ये जो फिगर्स हैं ये 2021 के फिगर हैं, जो मैंने डॉन न्यूज़ जो है उसका पूरा आर्टिकल जो है वो मैंने यहाँ से लिए हैं। ये सारे फैक्ट्स जो फिगर्स जो हैं। टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट गवादर ये बनाया गया है, और 150 बेड्स ऑफ हॉस्पिटल गवादर ये भी बनाया गया है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हमारे आ जाते हैं, जो कि चैलेंजेस टू सीपैक हैं। अब बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो दरकार हैं सीपैक को। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जिस तरह चाइनीज़ एम्बेसडर्स के ऊपर चाइना के जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनको जो है वो बहुत से ख़तरात जो हैं लाहक हैं। जिस तरह इनके ऊपर कराची के अंदर अटैक हुआ है, चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर अटैक हो चुका है, चाइनीज़ जो कि पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का बहुत ख़तरात हैं। तो इनको पाकिस्तान को जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, और ये चैलेंजेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट से ही फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा रहा है। पाकिस्तान की जो रिजीम चेंज है, ऑपरेशन जो है वो हो जाते हैं, मिलिट्री सिविल रिलेशन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर, एजेंडा के ऊपर जो है इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इकट्ठी नहीं होती, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जो है वो पाकिस्तान को बहुत उन्होंने पीछे रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ग्रीवेंसेस ऑफ प्रोविंसेस हैं। प्रोविंसेस जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो सीपैक के अंदर हिस्सा है वो बहुत कम है। पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा ले गया है, KPK को बहुत ज़्यादा हिस्सा मिल गया है, सिंध और बलूचिस्तान को हिस्सा नहीं मिला। तो ये सारे मसले भी हैं सीपैक के अंडर ही आते हैं। पुअर ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान, पॉलिसीज़ के अंदर जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उनको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो बहुत कम रिलाई करता है। जो मेनली अगर हम चैलेंजेस ऑफ सीपैक के ऊपर बात करें तो हमारे पास 3C चैलेंजेस है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले हमारे पास इसको कहा जा सकता है कि कंसेंसस का, किस चीज़ का, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा सीपैक के प्रोजेक्ट्स को लेके। सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो डिले हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सीपैक्स के प्रोजेक्ट्स को बारे में नहीं बताती प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, प्रोविंसेस का उनके अंदर क्या क्या हिस्सा है और कितने बजट जो है वो उनको दिया जाएगा। कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं है सीपैक के प्रोजेक्ट्स को अब्जॉर्ब करने की। किसकी कंसेशनरी लोन्स जो और ग्रांट्स जो चाइना की तरफ से दी गई हैं उनको किस तरह से उनको यूज़ किया जाएगा और किस तरह से उनको वापस किया जाएगा। प्रोजेक्ट किसी भी लोन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और उनसे प्रॉफिट गेन करने के बाद उसको कैसे वापस किया जाता है, ये कैपेसिटी जो बिल्डिंग है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, उससे एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स और स्किल्ड लेबर कहाँ से लेके आई जाएगी, क्या कैपेसिटी होगी पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट्स को चलाने की, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन हमारे पास पाकिस्तान के दरमियान में और चाइना के दरमियान में और पाकिस्तान के प्रोविंसेस और फेडरल के दरमियान में ये बहुत कम है। लैक ऑफ टेलर मेड फ्रेमवर्क जो है ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी है। तो आप ये इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे पेपर के अंदर तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। कुछ और चैलेंजेस के ऊपर हमारे पास आ जाएं तो रिस्क टू एसेट सीजर इन केस ऑफ पाकिस्तान फेल टू रीपे, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ तो इन्वेस्टमेंट है, कुछ जो है वो पाकिस्तान को लोन दिए जा रहे हैं, ग्रांट्स दी जा रही हैं। उन लोन्स और ग्रांट्स को पाकिस्तान को एक ना एक दिन वापस करना है, और पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके अंदर पाकिस्तान वो लोन्स जो है वो वापस करने की हालत में नहीं है। श्रीलंका के हेम्बनटोटा पोर्ट के अंदर यही हुआ था कि श्रीलंका के अंदर श्रीलंका जो है वो अनेबल हो गया था रीपे करने के लिए वो सारे पैसे जो कि चाइना ने इन्वेस्ट किए थे हेम्बनटोटा पोर्ट के, और उसके बाद क्या हुआ था कि चाइना ने जो है वो कंट्रोल पूरा संभाल लिया था हेम्बनटोटा पोर्ट का। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जब ये चैलेंज जो है वो सामने लाया गया और ये बहुत कंट्रोवर्सी बन गई तो चाइना ने पाकिस्तान को जो है वो और जो है वो रिलीफ दे दिया इसके अंदर लोन्स के अंदर। तो ये एक चैलेंज है, बहरहाल इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा। ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चाइना से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट चाइना को बहुत कम करता है। ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट जो है वो पाकिस्तान का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपेरेंसी इशूज़ वो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कहाँ कहाँ पर लग रहे हैं, उसमें प्रोविंसेस का कितना बजट है, कितना हिस्सा है, उसके बाद कितनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कितनी रह गई है और वो सारा कहाँ पर जा रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है सीपैक के अंदर। रेड टेपिज्म एंड गवर्नेंस इशूज़,
पाकिस्तान के अंदर सी पैक के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको डिले सिस्टम जो हो रहा है, जो डिले हो रहे हैं, वो रेड टेपिज्म और गवर्नेंस इश्यूज़ की वजह से हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्रोवर्सीज ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो है वो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये चली थी कि उसके अंदर सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ ही आकर काम कर सकती हैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, और उसके बाद जो है वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी जहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। इस कंट्रोवर्सी को भी जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है, और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती हैं, चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ भी काम करेंगी, और वर्ल्ड की जितनी भी हैं उनको भी इन्विटेशन दिया गया है कि वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे आकर अपना इंडस्ट्री को बिल्ड कर सकती हैं। ये तो थे सारे हमारे पास इंटरनल चैलेंजेस ऑफ सी पैक। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस ऑफ सी पैक के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास जो है हमारे हमसाया है, हमारा मोस्ट फेवरेट हमसाया अपोजिशन ऑफ इंडिया। अपोजिशन ऑफ इंडिया जो है वो सी पैक को ये समझता है इंडिया कि ये हमारे पास सर्कलिंग है, सर्कलिंग ऑफ चाइना, इन सर्कलिंग ऑफ इंडिया है थ्रू चाइना। तो चाइना क्या कर रहा है कि इनसर्कल कर रहा है इंडिया को। अगर आप इसका मैप देखें तो इनसर्कल किया जा रहा है ट्रेड रूट्स के थ्रू, और ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का मानना है सी पैक के लिए। तो ये हॉस्टाइल एटीट्यूड है सी पैक के लिए, और जो इंडिया है ये बहुत से जो है वो तरीके से इसको फेल करना चाहता है। अफगानिस्तान नेक्सिस, अफगानिस्तान के जो क्राइसिस चल रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर जो है टेररिज्म और जो एक्सट्रीमिज़म का जो है, उसके बाद जो वहाँ पर जितने भी मसले मसाइल हैं उसकी वजह से सी पैक को बहुत से ख़तरात हैं। टेररिज्म अफ़गानिस्तान की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, इंडिया की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। उसकी वजह से जो है वो सी पैक के जो हैं वो बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले भी हो रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो अपने आप को जो है वो सेफ़ महसूस नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर, और उनको इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। US चाइना ट्रेड वार जो है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एक्सटर्नल चैलेंज है पाकिस्तान सी पैक के लिए। गवादर पोर्ट का जो सबसे बड़ा मसला है, जिस तरह इंडिया ने स्टार्ट में ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद जो है गवादर पोर्ट के अंदर जो है वो बहुत से बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर जो है इंसर्जेंसीज़ को प्रमोट करता है इंडिया, और उसके अंदर अफ़गानिस्तान को वो यूज़ करता है, अफ़गानिस्तान की लैंड को वो यूज़ करता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो एक्सटर्नल चैलेंजेस ऑफ सी पैक के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर भी आप यहाँ पर यह भी मेंशन कर सकते हैं बहुत से इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स भी हैं, जिसकी वजह से जो बहुत से प्रोजेक्ट हैं सी पैक के, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। बहुत से जो हैं रिवर के रूट्स जो हैं, जिस तरह का भी सैलाब आया है, सैलाब के जो दरियाओं के या फिर रिवर्स के जो पाथ होते हैं उनके अंदर इंडस्ट्री को लगा दिया जाता है, वहाँ पर ब्रिजेज़ और रोड्स बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसको वे नहीं मिलता, और वो फिर सिटीज़ के अंदर जो है वो पानी घुस जाता है उसकी वजह से। और बहुत से जो है वो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अगर हम वे फॉरवर्ड के ऊपर आ जाएं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए तो सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान ने वन विंडो ऑटोनमस सी पैक अथॉरिटी बना दी गई है, और सी पैक अथॉरिटी को अभी ख़त्म कर दिया गया है। वो क्यों ख़त्म किया गया है, उसके अंदर क्या पॉलिटिकल इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन जो है वन विंडो ऑटोनमस सी पैक अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसको अगर वो एफिशिएंटली काम करती तो जितने भी मसले मसाइल थे सी पैक के लिए वो उनको ख़त्म किया जा सकता था। ट्रांसपेरेंसी टू अवॉइड कंट्रोवर्सीज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए, ताकि जो है वो लोगों को कंट्रोवर्सी बनाने के लिए मौका ना मिले। उसके बाद सॉवरन गारंटीज टू प्रोविंसेस को उनको हक देना चाहिए, उनका हिस्सा देना चाहिए पूरा का पूरा, और हर जो सी पैक के जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड करना चाहिए प्रोविंसेस के दरमियान में। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग फॉर प्राइवेट जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, उसके लिए उनको जो है वो टैक्स ब्रेक्स देनी चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए, टैक्स इंसेंटिव्स फॉर ट्रेनिंग लेबर्स। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि जो भी इंडस्ट्री जो है या जो भी लगाई जा रही है, अगर वो अपने लेबर्स को जो है वो ट्रेनिंग देगी तो उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर, जितने भी इन्वेस्टर आएंगे उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर की जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि जो है वो उनके लिए आसानी हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टैक्स ब्रेक्स मिलेंगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रेंडली मेजर्स जो हैं वो लेके आए जाएंगे। अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2012, इसमें यह था कि बहुत सी एम्बिग्यूटीज़ थी, जिनकी वजह से जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आया जाएगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री या फिर कौन से इन्वेस्टर जो हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपनी इंडस्ट्री लगाई जाएगी, ये बहुत सी एम्बिग्यूटीज़ थी। इनको जो है वो अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। क्लियर रूल्स ऑफ इंगेजमेंट और रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस, अगर किसी बात के ऊपर प्रोविंसेस और सेंटर या फिर पाकिस्तान और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो उनका रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, या फिर एक जो है वो
मेजर्स लिए जाएंगे ताकि जो है इनको सॉल्व किया जा सके। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी इज़ क्रूशल। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगाया तो जा रहा है, लेकिन उनको जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को पाकिस्तान को सबसे पहले रखना चाहिए और आइडेंटिटी को जो है वो आइडेंटिटी जो है पाकिस्तान की वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है।